नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बेसिकली एक इंडिया के सबसे बड़े कंपनी है। ऑब्वियसली सबसे बड़े इसीलिए मैं कहूँगा क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जितने सारे ऑयल रिफाइनरी कंपनी है उसमें से सबसे बड़ी कंपनी है आईओसीएल, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और रिलायंस तो नंबर वन है ही, इसके लिए कोई कहने का जरूरत नहीं है। फिर भी रिलायंस के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज, मतलब अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस एडिंग है, तो इसलिए रिलायंस आज इतने बड़े कंपनी बन चुके हैं। अगर रिलायंस के सिर्फ रिफाइनरी ऑयल को अगर अलग किया जाए तो आईओसीएल से ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर भी आप देखेंगे तो रिलायंस के जो मार्केट कैप है उसको अगर छोड़ ही दूँ तो आईओसीएल को जो मार्केट कैप है वो करीबन 2,55,000 करोड़ के आसपास है, जो जितने सारे सरकारी कंपनी है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनी के इस पूरा सेक्टर को देखेंगे तो सेल्स डाउन है। तो सेल्स डाउन होने के पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े एनालिसिस ये भी बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है वो मार्केट में ज़्यादा बेचा जा रहा है, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, टू व्हीलर सबसे ज़्यादा बेचा जा रहा है, और फोर व्हीलर मतलब पैसेंजर व्हीकल्स भी बेचा जा रहा है। तो जिसके चलते ये जो पेट्रोल का जो कंजप्शन है वो थोड़ा सा कम हुआ है और फ्यूचर में और भी शायद कम हो सकते हैं। तो इसीलिए आईएससीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारे कंपनीज खुद के बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं। तो जो इसका मेनली जो फ्यूल का बिजनेस है, इस बिजनेस के बाद कंपनी इलेक्ट्रिसिटी मतलब सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करने का कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ चार्जिंग स्टेशन भी लगाने का कोशिश कर रहे हैं। हर पेट्रोल पंप में इसका चार्जिंग स्टेशन भी लगाने का यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर रहा है। तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि एक सरकारी संस्था है, बंद तो नहीं होगा। फिर भी हमेशा इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको एक चीज नोटिस करना होगा कि कंपनी के ऊपर सेल्स ग्रोथ आपको हमेशा एक ही रेंज में दिखेगा, उतना ज़्यादा हाई ग्रोथेबल सेल्स तो नहीं दिखेगा। कंपनी के सेल्स का जो जो डेटा है वो डेटा एक ही रेंज के आसपास है। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी 7,000 से लेकर 10,000, उसके बाद 5,000, मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे कम होता देखने को मिला था, सॉरी ज़्यादा हो गया था, उसके बाद फिर से कम हो गया। तो इसी तरीके से अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। और लास्ट लास्ट कुछ टाइम ऑफ पीरियड में देखा है तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 29% के आसपास चला गया था। इस बार वो 3%, सॉरी 3 साल में 24% हो चुके थे। और करंट ईयर में जो लास्ट टिल 2 मंथ, मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी के ऊपर जो सेल्स का डेटा है वो नेगेटिव में चला गया, -8% के आसपास, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार हुआ। तो कंपनी के यही कारण की वजह से शेयर में एक पॉजिटिव जाम देखने को मिला, क्योंकि पीएसयू कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो भी बना के शेयर किया था आपको कि पीएसयू कंपनी के ऊपर किस तरीके से अपकमिंग टाइम्स में एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, एक बबल बस्ट भी हो सकता है। अगर रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, मैं उसके बारे में चर्चा करूँ तो देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ था, तब मैंने आपको वीडियो भी बना के शेयर किया था। एक कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज मिला था जो कुल मिलाकर 26% के आसपास। तो बाइंग रेंज का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, चार के चार बाइंग कैंडल मिले। और इस बाइंग कैंडल के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करे तो अब क्या बना, यहाँ पे बने एंट्री, और इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट। तो फाइनली एंट्री कब बना, एंट्री कुछ इस तरीके से दिनों में बना जब देखा जाए तो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उस दिन कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ और टारगेट एंट्री होने के बाद भी अभी देखिए धीरे धीरे करके टारगेट अचीव करने के लिए जा रहा है। तो एंट्री लेवल से मैं अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 21% का रिटर्न दे चुके हैं। अगर टॉप लेवल तक देखो तो 25% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री और टारगेट मिलने का चांसेस है, और इसी एंट्री और टारगेट पॉइंट के बेसिस में कंपनी के ऊपर जो जर्नी हो रहा है उस जर्नी को कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे करा सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। तो दीपक नाइट्रेट बेसिकली एक ज़बरदस्त कंपनी है। मैं इसीलिए ज़बरदस्त बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो कुछ अलग लेवल का है। अगर चलो एक बार मैं मार्केट शेयर को भी आपके साथ शेयर कर लूँ तो आपको देखने को मौका मिलेगा कि कंपनी के ऊपर मार्केट शेयर कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है। आप देखेंगे सोडियम जो नाइट्रेट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी के 70% के आसपास मार्केट शेयर है। ऑप्टिकल जो ब्राइटिंग एजेंट्स है इसके ऊपर 75% मार्केट शेयर इसी के पास है। और 50% नाइट्रो जो प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर 50% मार्केट शेयर है। और DASDA तो उसके ऊपर 60% मार्केट शेयर है। एंड फ्यूल अधिसब्स के ऊपर 75% मार्केट शेयर है।
तो कंपनी इसीलिए मैं ज़बरदस्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कंपनी के पास इतने मार्केट शेयर है, इतने पॉजिटिवली मार्केट शेयर है और एक ही प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट के ऊपर, तो उस कंपनी आज नहीं तो कल तो एक धमाका करेगा। तो फिर भी देखिए लास्ट 1.5 ईयर्स में केमिकल सेक्टर का हालत बहुत बुरी तरीके से खराब है, क्योंकि बताया जा रहा है केमिकल इंडस्ट्रीज में ग्रोथ होने में 2025 तक लग जाएगा। 2025 खत्म होने तक केमिकल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ नहीं होगा। तो उस टाइम में भी दीपक नाइट्रेट ने कुछ कमियां नहीं छोड़ा। आप देखेंगे तो सेल्स में कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी सेल्स अच्छा हुआ, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी सेल्स अच्छा हुआ। तो उसके बाद एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए 234 करोड़ से 254 करोड़ बना, मतलब अलग लेवल का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। और बेस्ट तरीके से देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर नेट प्रॉफिट जो है वो अपकमिंग टाइम्स में 5 ऑफ अगस्त कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो इस दिन में ही देखा जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस इस बार करते हैं, क्योंकि कंपनी इतने दिनों से तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बात करूँ तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में हालत खराब है, क्योंकि सेल्स लास्ट 12 मंथ्स में 4% का नेगेटिव देखने को मिला और लास्ट 12 मंथ्स में ऑब्वियसली 14% के आसपास यहाँ पे नेगेटिव प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। फिर भी कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स में पॉजिटिविटी है। तो लोगों के मन में यही डाउट है कि कंपनी नेगेटिव है, मतलब सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ, फिर भी शेयर भागते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस खराब टाइम में भी कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। कर्जा तो छोटा मोटा एकदम कर्जा है कंपनी के, देखिए रिजर्व बढ़ा, फिक्स्ड एसेट भी बढ़े, उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में जो एसेट है वो भी तो बढ़े, उसके साथ साथ कंपनी के ट्रेड भी अच्छा खासा रिसीव हुआ। जो पहले 300 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 1200-1300 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और कंपनी के हाथ में देखिए 40-30 करोड़ के आसपास कैश हुआ करता था, आज 450 करोड़ 465 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल कैश ऑफ इक्विपमेंट्स देखने को मिला। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन बने, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला, जो होल्डिंग्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो जब पैटर्न स्केड हुआ था तब मैंने आपको बताया कि कंपनी एक यू टर्न लेकर कंपनी बाउंस बैक करेंगे। तो पहले एक काफी थाने पैटर्न बना और फाइनली इसका टारगेट अचीव किया। उसके बाद देखिए जिसका जो लाइफ टाइम हाई मैंने बताया था वो हाई लाइफ टाइम हाई को फाइनली पिछले दिनों में कंप्लीट किया। तो ओवरऑल कंपनी अभी देखिए यू टर्न लेकर पूरा के पूरा यू टर्न लेकर कंपनी बाउंस बैक किया। तो सोचिए जब कंपनी का सेल्स डाउन है, प्रॉफिट डाउन है, फिर भी कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो जब सारी चीज ठीक ठाक हो जाएगा तो कंपनी किस तरीके से भागने का कोशिश करेंगे। तो बाकी आप समझदार हैं, सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप आज ही जाकर बाई करें सेल करें, क्योंकि काम करना है तो आपको खुद के ऊपर ही डिपेंड करके काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो बजाज फाइनेंस एक मार्केट कैप के वाइज 4 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो 28 के आसपास है। आरओसी आरओई कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी का जो पी रेशियो है 23 के आसपास है और कंपनी का जो एनुअल इनकम है वो 14,400 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी है 3.84% के आसपास, मतलब 3.84 के आसपास, मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा लेके रखा। तो लोगों के मन में यही डाउट आएगा कि कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा लिया। मगर आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, बैंक और फाइनेंस कंपनी के ऊपर हमेशा कर्जा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर खुद वो कर्जा नहीं लेंगे तो दूसरों को लोन कहाँ से देंगे। तो आप एक चीज़ों को समझिए, कंपनी कर्जा कितना लिया वो देखना जरूरी है। क्या सही में हर साल में कंपनी कर्जे को बढ़ाते चले जा रहे हैं? अगर बढ़ा रहे हैं तो ठीक है, अगर कंपनी का कर्जा घट रहा है तो वो बहुत बुरी हालत होने वाला है। तो आप देख सकते हैं बोरिंग्स 26,000 करोड़ पहले 2015 में था, आज वो 2,93,000 करोड़ बन चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का बोरिंग्स यहाँ पे देखने को मिला, जो बोरिंग्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पुश कराने के लिए काफ़ी होगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो एसेट है, सॉरी कंपनी के जो ऊपर जो आदर्श एसेट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आदर्श एसेट आप देखेंगे कैश इक्विपमेंट्स के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। कैश इक्विपमेंट इस बार कंपनी के हाथ में 10,000 करोड़ है। तो पैसा हाथ में भी रखना जरूरी है, क्योंकि सारे पैसा अगर लोन में दे देंगे तो कभी कंपनी को खुद को दिक्कत आएगा। कंपनी को सस्टेन कराने के लिए खुद को पैसा लेना पड़ेगा, मार्केट से उठाना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी के हाथ में कैश है, अच्छी बात है। और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट तो अलग लेवल में करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाई किया, उसके साथ साथ एफआईएस ने भी अच्छा खासा क्वांटिटी को एडिंग किया। देखिए एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा क्वांटिटी को बाई किया। क्यों बाई कर रहे हैं मैं वो भी आपको बता दूं, क्योंकि देखिए बजाज फाइनेंस बहुत दिनों से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अगर चार्ट को पूरा का पूरा देखा जाए
तो कोविड के बाद जिस तरीके से तेजी देखने को मिला था, उसके बाद कंपनी एक ही जगह पे अटक चुके हैं, एक ही रेंज के ऊपर अटक चुके हैं। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक बेस्ट तरीके से मुझे टारगेट मिल सकता है। जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 10,700 के आसपास। देखिए, मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कप का साइज मुझे मिला उसी रेंज के बेसिस में मैं टारगेट लेने का कोशिश करूंगा। मगर एंट्री अभी तक हुआ नहीं, जब होगा इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तब मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। उससे पहले कोई डिसीजन मेरे तरफ से मतलब कभी भी मैं एंट्री नहीं लूंगा। और जब डिसीजन बनेगा तो मैं आपके साथ भी शायद शेयर कर सकता हूँ। तो अगर आपके कमेंट्स हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन और इस तरीके से एजुकेशन पर्पस में सारे डिटेल्स देखना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आप देख सकते हैं बल्मर लॉरीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो बल्मर लॉरीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो बेसिकली 2200 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है। और कंपनी इसके ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी इसका लगातार एक ग्रोथ होने के बाद, मतलब एक लगातार जर्नी होने के बाद, बहुत शानदार जर्नी हुआ, 400 से लेकर 1000 तक गया। तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना बन चुके हैं एक साल के अंदर अंदर। और इसी के कारण शायद मुझे लगता है कंपनी ने स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया। 9 तारीख को कंपनी एक के बदले 10 शेयर पे स्प्लिट देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।